नमस्कार, जगह प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 370 में संशोधन और 35A की रिपील को लेकर के कंपटीशन शुरू हो गया है। महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया से बातचीत की थी और कहा था कि यह संघर्ष कंटिन्यू रहेगा। हालांकि तब उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला खामोश थे, लेकिन श्रीनगर पहुंचते ही उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 370 हटाने में 70 साल रख सकते हैं, 35A को हटाने में 70 साल रखते हैं, तो हमको इसकी बहाली करने में भले ही 70 सप्ताह लगे, 70 महीने लगे, लेकिन ये संघर्ष कंटिन्यू रहेगा। ये बयान इसलिए दर्शाता है क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं घाटी में महबूबा मुफ्ती को इससे लाभ ना हो जाए, इसलिए उमर अब्दुल्ला ने भी ये राग अलापा है। भाई मैंने देखा इसको हम कबूल नहीं करते और इसके लिए जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली, पीसफुली, लीगली, पॉलिटिकली जो हमें करना होगा, इसको अंडू करने के लिए वो हम करेंगे। अब ये बात वहाँ करके या मीटिंग से बाहर आके प्रेस के सामने कह के तो कार अलायंस का जो एजेंडा है वो अंडू कहाँ पे हुआ? ना वहाँ जाके किसी ने भी वज़ीर आज़म से ये कहा कि आप अब 5 अगस्त, मतलब हम में से जो गुपकार अलायंस के मेंबर्स हैं, वहाँ पे किसी ने तो ये नहीं कहा ना आपके पास 5 अगस्त को हम कबूल करते हैं, आगे बढ़िए। हमने कहा ना कि हम वहाँ लोग नाराज़ हैं, इस फैसले से खुश नहीं हैं, वो चाहते हैं कि तब्दीली हो, लेकिन अब हमें लोगों को धोखा भी नहीं देना है। हम अगर लोगों को ये कहें जनाब कि हम 5 अगस्त के फैसले का रिवर्सल जो है मोदी साहब से ही हासिल करेंगे, वो लोगों को धोखा होगा ना। जिन्होंने हमसे लिया, हम क्या लोगों को यही धोखा दें कि उन्हीं से हम वापस हासिल करेंगे? और साफ अल्फाजों में वज़ीर आज़म साहब के सामने न सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, फारूक साहब ने भी ये कहा ना, बीजेपी को 70 साल लगे अपना 370 को हटाने का एजेंडा कामयाब कराने में। हमें अगर 70 हफ्ते, 70 महीने या जितना टाइम लगेगा, हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। तो साफ अल्फाजों में जो हमें कहना था कह दिया और वज़ीर आज़म साहब ने सुना। और क्या चाहते हैं आप? उमर साहब, दर्शकों, डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में शामिल होने की बात को लेकर के भी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अधिकृत किया है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही ये फैसला लेंगे। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इससे पहले कह चुके हैं कि जब जब डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग होगी वो इसमें शामिल होंगे। हालांकि पहली मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों सदस्यों ने बाइकॉट किया था। जो सांसद हैं तीनों के तीनों, हसनैन मसूदी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अकबर लोन, तीनों ने इसका बाइकॉट किया था। लेकिन अब पार्टी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अधिकृत किया। As far as the delimitation commission is concerned, the party has made it very clear. They have authorized Dr. Saab to take a view as and when necessary. There has been no fresh approach to the National Conference from the delimitation commission. As and when the delimitation commission makes an approach to the National Conference, Dr. Saab has been authorized by the party to take a view. And what will be that view? No, why should we tell you here? We'll tell the delimitation commission. No? He has been authorized to take a view. He'll take a view at that time.
दर्शकों, स्टेटहुड की बात को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गुलाम नबी आजाद ने सबके बिहाफ पर बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और कहा था कि यह फार्मूला ठीक नहीं है कि पहले आप डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन देंगे, उसके बाद चुनाव करवाएंगे, तो उसके बाद जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस फार्मूले को उन्होंने अलग किस्म से पेश किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की है कि अगर बेहतर पार्टिसिपेशन चाहते हैं कि लोग चुनाव में अच्छे तरीके से शिरकत करें, तो उन्होंने कहा कि पहले डिलिमिटेशन कमीशन डिलिमिटेशन हो, उसके बाद जो स्टेटहुड का दर्जा वो मिले, फिर उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए ताकि बहुत सारे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। साहब की जो बात आई वो बाकियों के बोलने के बाद आई, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की तकरीर से पहले आज़ाद साहब ने हम सब के तरफ से वहाँ बात की और कहा कि ये टाइमलाइन हम नहीं मानते। डिलिमिटेशन इलेक्शन स्टेटहुड नहीं, डिलिमिटेशन स्टेटहुड फिर इलेक्शन। अगर इलेक्शन कराना ही है तो पहले स्टेटहुड लौटा दीजिए, उसके बाद फिर इलेक्शन पे हम बात करेंगे। तो ये बात हमारे तरफ से आज़ाद साहब ने वहाँ मीटिंग में रखी है और हम इस बात पे जब जब हमें मौका मिलेगा हम इस पे जोर जो है देते रहें। दर्शकों, जब पत्रकारों ने पूछा कि 370 और 35 से मामला कोर्ट के विचाराधीन है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोर्ट के विचाराधीन मामला है। ये बात सिर्फ और सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद और मुजफ्फर हुसैन बेग ने कही है। बाकी सभी सदस्यों ने इस पर चर्चा की है कि 370 कैसे वापस होगा और 35 को कैसे वापस लाया जा सकता है। कब कहा ना हमने सबजुडिस अल्फाज का इस्तेमाल किया, हमने कहा ना दैट वी विल फाइट इट फॉर इट पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली। Subjudice, unfortunately, words were used only by two people. Ghulam Nabi Azad Saab used the term that it is subjudice and he doesn't want to talk about it. And Muzaffar Beg Saab said, it is subjudice and you can't talk about it. I do not believe that just because it is in front of the Supreme Court, that it is not a subject for discussion. Of course it is a subject for discussion. It is a subject for discussion. We discuss it. It was a subject in our DDC polls. We will continue to agitate the matter. And I keep making this point, legally, constitutionally and peacefully. That is our right and we will exercise that right. दर्शकों, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज स्पष्ट कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसको एड्रेस किया रविंद्र रैना, जो प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा कि वो मुगालते में हैं, वो लोग अपनी आवाम को मिसलीड कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि 370 वापस आएगा, 35 से वापस आ सकता है। उन्होंने कहा कि वो अपने लोगों के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। 370 अब कभी वापस नहीं आ सकता है, वो पास्ट है। अब उसकी कल्पना करना, उस पर विचार करना भी गलत होगा। कहा कि अगर जो धारा 370 के ख्वाब देखकर जी रहे हैं जो लोग, उनके लिए एक बात स्पष्ट है, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया और जिसके चलते लाखों बेगुनाह लोगों की यहां हत्याएं हुई, उस धारा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को तकलीफें पहुंचाई हैं। उस धारा को पुनः स्थापित करना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कयामत की सुबह तक धारा 370 अब वापस नहीं होगी। जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अब इस चैप्टर से आगे बढ़कर जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए सोचना चाहिए और जब भी चुनाव हो सबको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ना भारत के संविधान ने सबको अधिकार दिया है और अगर चुनाव जब भी होंगे तो मैं उम्मीद रखता हूं कि वो उन सबको यह चुनाव लड़ना चाहिए। दर्शकों, स्टेटहुड की बात को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि स्टेटहुड का वादा जो है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, लिहाजा स्टेटहुड वापस होगी। जब माकूल माहौल बनेगा तो वापस होगी।
सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे के संबंध में भी चर्चा हुई और इस विषय पर बोलते हुए हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने स्पष्ट किया है कि जब धारा 370 पर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी 5 अगस्त 2019 को, उस वक्त माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को अभी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनाया जा रहा है और भविष्य में जब जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो जाएंगे, परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, तो जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्र के नाम जब अपना संबोधन दिया था, उन्होंने भी कहा था कि जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। सर्वदलीय बैठक को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इससे जो डेडलॉक बना हुआ था 5 अगस्त 2019 के बाद जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी पूरी तरह से ठप पड़ी हुई थी, अब उन पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू हो पाएंगी और ये इनिशिएटिव प्रधानमंत्री का है जिसके कारण ही ये मुलाकातें शुरू हुई। क्योंकि एक पॉलिटिकल डेडलॉक बना हुआ था, पिछले 2-2.5 वर्षों में एक पॉलिटिकल डेडलॉक जम्मू कश्मीर के अंदर था। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस इनिशिएटिव से यह राजनीतिक गतिरोध टूटा है और सभी राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो उस बैठक के अंदर आए हैं, सबने अपनी बात रखी है और अंत में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको मजबूत जम्मू कश्मीर और मजबूत भारत के लिए मिलकर काम करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर दिलों की दूरियां भी मिटानी होंगी और दिल्ली की दूरियां भी मिटानी होंगी। इसका मतलब स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम सबको मिलकर जम्मू और कश्मीर की जनता की भलाई के लिए काम करना है। दर्शकों, इस बाबत हमने पीसीसी चीफ जीए मीर से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं गुलाम अहमद मीर जो पीसीसी चीफ है और उस मीटिंग में भी शामिल थे जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बुलाई थी। मीर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, जैसे कि हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती ये शर्त रख रही है कि जब तक हमें दोबारा अपना स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्या आपकी भी कोई कंडीशन है कांग्रेस की? नहीं, पता नहीं, ये तो मैं मीडिया में सुन रहा हूँ सुबह से। उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है और किस परिप्रेक्ष्य में दिया है वो तो वही बेहतर बता सकती है। वही बेहतर बता सकती है। मगर जहाँ तक मीटिंग के अंदर की बात है वहाँ पर ऐसी कोई बात किसी भी फ्रीक की तरफ से नहीं आई। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की भी कोई ऐसी कंडीशन है, कोई और शर्त रखी हो कि कांग्रेस ने कि अगर ऐसा होता है तो तभी हम इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है। आपने तो बहुत सारे मौक़ों पर देखा है कि हम कभी जमहूरी अमल, पॉलिटिकल प्रोसेस में कभी पीछे नहीं रहे। वो तो हमारा बुनियादी एक उसूल है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी देश में रही है, तो ऐसे नहीं है। बट जहाँ तक इस रियासत और अभी की बातचीत को लेकर जो चीज़ें वहाँ सुनने को मिली या डिस्कशन हुए हैं, एक बात ज़रूर वहाँ पर आई है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद भी कमिटेड है और खुद भी उन्होंने कहा है कि हमने इस चीज़ का एश्योरेंस दिया है स्टेट रेस्टोर होगा, और सब लोगों की आवाज़ यही थी जिसकी नुमाइंदगी कांग्रेस ने की। अगर पहले स्टेट रेस्टोर होता, बाद में इलेक्शन होता, तो उस इलेक्शन की इफादियत, इम्पॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत होगी। वरना अगर आप ये पहल करेंगे कि पहले चुनाव करेंगे बाद में रेस्टोरेशन का सेपरेट से करेंगे, शायद उसमें क्यों कैसे तो कई कॉर्नर से आएगा, क्योंकि अवाम ने हिस्सा लेना है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिस्सा लेना है, एक पॉपुलर सरकार बनानी है।
तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड भी है, उन्होंने इस ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा है कि होम मिनिस्टर ने बजाज खुद कहा कि हम तो खुद एश्योर कर चुके हैं, कमिटमेंट है कि स्टेट विल बी रेस्टोर्ड। और उसी के हाउस में सब ने कहा है कि आपने अभी होम मिनिस्ट्री के सारे आंकड़े यहाँ पेश किए कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में अमन है बाय ऑल मीन्स, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है ऑल टाइम लो है, बॉर्डर कूल है, और बिजनेस और डेवलपमेंट का रवा दवा जम्मू कश्मीर में है, और एम्पावरमेंट ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हम करते आए हैं, 3 टायर सिस्टम दे चुके हैं पंचायत सिस्टम में, 73rd 74 अमेंडमेंट इस वक्त लागू है। जब इस तरह का उनके हिसाब से सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन मेरे साहब पी चिदम्बरम का भी स्टेटमेंट आया, उनकी भी यही ऐसा लगता है कि आपने शर्त रखी है कि पहले आप पूर्ण राज्य का दर्जा दें, फिर उसके बाद इलेक्शन होगी। ये हकीकत है। कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर जो अपना रोड मैप रखा है आज के कॉन्टेक्स्ट में, हमने यही कहा है। हमने कहा था रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट फॉलोड बाय इलेक्शन टू गिव पॉपुलर गवर्नमेंट टू द स्टेट। उसमें होम मिनिस्टर साहब ने ज़रूर ये कहा है कि एक डिलिमिटेशन प्रोसेस है हमारे सामने, जैसे डिलिमिटेशन प्रोसेस हम पहली प्रायोरिटी इसको दे रहे हैं, जैसे ये प्रोसेस पूरा होगा वी विल प्रोसीड फॉर द इलेक्शन प्रोसेस। हालांकि डिलिमिटेशन के लिए बहुत लोगों की आवाज़ आई थी कि अगर आपने आसाम में चुनाव के खातिर डिलिमिटेशन को डेफर कर दिया तो जम्मू कश्मीर के लिए भी आप फिलहाल डिलिमिटेशन को डेफर कर सकते हैं, इलेक्शन करा सकते हैं, उसके बाद इलेक्टेड नुमाइंदों से बात करके डिलिमिटेशन आगे चलाए। होम मिनिस्टर ने एक टेक्निकल वर्ड उसमें कहा कि आसाम में इंक्रीज ऑफ सीट डिलिमिटेशन के सामने टारगेट नहीं था, और यहाँ जम्मू कश्मीर में 83 सीटों को 90 सीटें बनाना है, 7 सीटें इंक्रीज होनी है। इसलिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक पहले हमें वो 7 सीटें क्रिएट करनी है, वो बनानी है, 90 सीटों का हाउस बनाना है, देन ओनली वी विल गो फॉर इलेक्शन। उस पर फिर शायद उस टेक्निकल आंसर के बाद में, उस जवाजियत के बाद में किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, बल्कि दूसरे लोगों को ये घबराहट थी कि सारे पार्टीज डिलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा नहीं है। 2 पार्टीज के लोकसभा मेंबर्स एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, तो बाकी लोगों, हाँ बीजेपी और एनसी, तो बाकी लोगों की राय कैसे डिलिमिटेशन कमीशन सुनेगा और कैसे वो अपनी राय बताएंगे। उसमें भी होम मिनिस्टर ने एक तर्क दे दिया कि ये काफ़ी लिबरल तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन काम करेगा। जैसे मेरे सेंस से जो ये ऑल पार्टी मीटिंग थी, ये भी एक डिलिमिटेशन को आगे ले चलने का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाकर अपनी राय पूछी गई। उसी तरह से उन्होंने कहा स्टेट में भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के लेवल पर ऑल पार्टी मीटिंग हो सकती है, वह जहां आप राय दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम कोशिश करेंगे सारे सोशो पॉलिटिकल ग्रुप्स को उसका हिस्सा बना लें। ज़रूरत पड़ने पर डिस्ट्रिक्ट से नीचे तहसील और असेंबली लेवल पर भी अगर कोई डिबेट डिस्कशन होना हो तो ये डिलिमिटेशन का काम काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे जाना चाहिए, ये हमारा मानना है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो नई गवर्नमेंट बने और पहले असेंबली सेशन में ही रेजोल्यूशन पास करे और केंद्र सरकार से गुजारिश करे कि इसको स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, तब उस गवर्नमेंट की ज्यादा क्रेडिबिलिटी पब्लिक के बीच में बनेगी? नहीं, वो तो हम पहले भी कह चुके हैं। जब 5 अगस्त का मामला आया तो अगर उस वक्त भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू की होती पहले जमहूरी तर्ज अमल से, अगर जब तक असेंबली कायम थी, अगर इनको करना ही ये था, जब असेंबली इन्हीं की सरकार थी तब उस प्रपोजल को ये असेंबली में डिबेट करा सकते थे। जब असेंबली ब्रेक हुई, सरकार ब्रेक हुई, तब पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बुला सकते थे। मगर तब से लेकर आज तक तो सारे यूनिलेटरल ही फैसले हुए, कहीं पर भी आवाम को दूसरी चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं किया। अब जब प्राइम मिनिस्टर ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक विंडो खोल लिया, और वो भी शायद बिना किसी के दबाव के बगैर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसी कोई राय नहीं दी थी कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाओ और सबको,
अब अगर उनने ये भी एक ज़मीन का मतलब जो फीडबैक उनको मिला होगा जम्मू कश्मीर के लोगों का, खासकर उन लोगों से जिन्होंने भाजपा को वोट दिए हैं, 25-25 सीटें दी हैं, 2-2 लोकसभा दिए हैं, हो सकता है उनमें भी जो पिछले 2 साल के गम गुस्से उनको हीट महसूस हुई तो उन्होंने ये कदम उठाया। अब जब उन्होंने एक क्रेडिबिलिटी, एक ऑल पार्टी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को बुलाया, पीएम हाउस में मीटिंग बुलाना ये कोई मामूली बात नहीं होती है। ये हम समझ सकते हैं कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस, अगर सब लोग मिलजुल कर स्टेट के कुछ कॉमन इश्यूज़ को आगे रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऑफ विल बी ड्यूटी बाउंड टू डू दैट। तो ऐसे में जो ये मीटिंग हुई है जिसमें एक खूबसूरत चीज़ हुई कि चाहे किसने किस ग्रामर में बात करी और एक दूसरे को किसी ने भी इंटरप्ट नहीं किया, तो उसमें एक किस्म से जो चीज़ें थी जो वो प्राइम मिनिस्टर सुनना चाहता था, जो उन्होंने सेंस लिया होगा, तकरीबन स्टेटहुड के लिए बैक वक्त और एक आवाज़ से तकरीबन अपने अपने ग्रामर से स्टेटहुड की बात रखी। जी मीर साहब, दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी कम करना इस ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद, आप पीसीसी चीफ, आपको क्या लगता है कि यूनियन गवर्नमेंट या पीएमओ कितना सफल रहा है दिल की दूरी को कम करने में? नहीं, देखिए कुछ तो एक शुरुआत तो उन्होंने की है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने खुद ही चूज़ किया, भले यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत सारे स्मॉलर ग्रुप्स की नाराज़गी भी रही है, जो सोशो पॉलिटिकल ग्रुप्स है यहाँ पर, जो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे हम भी वहाँ जाएं, मगर डिज़ाइन प्राइम मिनिस्टर हाउस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, हम उस पर उनको टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। मगर जब बुलाया है, जब उन्होंने आफ्टर लॉन्ग टाइम ये एक सिलसिला शुरू किया है, अब उन्हीं पर जिम्मेदारी बनती है, नाउ बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, कि उन्होंने इनिशिएट किया, उन्होंने बुलाया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद अगर वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनेगा तो शायद फिर कहीं ना कहीं सवालियात खड़े हो जाएंगे। जी, लेकिन मीर साहब अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत है। कांग्रेस को अगर कश्मीर में वोट लेना है तो अपनी भाषा और जो लिपि उसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है, आपको गुपकार का भी समर्थन करना पड़ता है, आपको स्पेशल स्टेटस की भी बात करनी पड़ती है, लेकिन आपके पास दिक्कत यह है कि आप नेशनल पार्टी होकर के इस तरह की बात नहीं कर पाते हैं। तो कश्मीर के वोटर को आप किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? इसमें कश्मीर या जम्मू नहीं, चिनाब या पीर पंचाल नहीं, नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर नहीं है। कांग्रेस हमेशा देश की नुमाइंदगी करती रही, देश में रहने वाले तमाम सोच, तमाम कास्ट क्रीड कल्चर की नुमाइंदगी करते रहे। तो जम्मू कश्मीर में हम कभी भी डिवाइडेड रोल प्ले नहीं किया। हमने हमेशा आपको भी पहले कहा है कि जो भी कोई थॉट, जो भी कोई ग्रुप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया एज ए पॉलिटिकल पार्टी, उसको हम पॉलिटिकल पार्टी के ही नज़र से देखते हैं। हम दूसरे लोगों की तरह नहीं कि कभी गैंग कहें तो कभी अलगाववादी कहें तो कभी कुछ कहें। जो कल तक अलगाववादी कहते थे, गैंग कहते थे, आज उन्हीं की दावत नंबर 1 सीरियल पर उन्हीं को गई है। अब मैंने अभी 2 दिन तक उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। मैं छोटी सियासत करता तो मैं अमित शाह पर सवाल खड़ा करता, उस ट्वीट का जवाब मांग लेता जिस ट्वीट में उसने डीडीसी चुनाव में सोनिया गांधी पर सवाल खड़ा किया था, क्लियर योर पोजीशन, क्लियर योर स्टैंड। और हम उतना हल्का सियासत नहीं करते हैं। आज भी सोनिया गांधी जी या कांग्रेस उसको ट्वीट करके बता सकता था। मीर साहब, सुरजेवाला को तो क्लियर करना पड़ा, फिर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और कहा कि गुप्कार अलायंस के साथ उनका कोई सरोकार तो नहीं है। वो तो हम आज भी कह रहे हैं, वो तो आप चाय पीने गए थे वहां पर? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो तो हम तब भी कह चुके हैं, आज भी कह चुके हैं, हमने स्टैंड बदला नहीं। हमने कहा गुपकार अलायंस जो बना है वो 5 अगस्त के बाद बना। जो 4 अगस्त 19 को बैठक हुई थी वो नॉन बीजेपी पार्टीज की हुई थी, तब तक उसका कोई नाम नहीं था। ऐसा नहीं था कि गुपकार और गुपकार अलायंस, वो उस क्राइसिस को देखकर नॉन बीजेपी पार्टीज की एक बैठक हुई थी कि क्या होने जा रहा है, इस पर चलो मंथन करें। मगर 5 अगस्त के बाद में जैसे जैसे लीडर निकले, जैसे उसके नाम आए या कुछ उसकी वोकेबलरी आई, कुछ लीडरों ने उस तरह के बयान दिए जो कांग्रेस को सूट नहीं करते थे।
इसलिए एज ए PhD ना हम तब थे ना हम आज हैं, मगर जो उसमें पार्टीज है जिनके साथ बीजेपी भी वक्तन फौक्तन हाथ मिला चुकी है, क्या वाजपेयी जी के हुकूमत में फारूक साहब, उमर साहब साथ में नहीं थे? एनसी, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, और जी। PDP के साथ क्या अमित शाह साहब सरकार नहीं बना चुके हैं? तो ये वो लोग कह सकते हैं जब उनके साथ है। तो आज भी करगिल और भद्रवाह में क्या बीजेपी NC और PDP के साथ काउंसिल्स में नहीं बैठे हैं? तो ये उनकी डबल स्टैंडर्ड्स है। हमने तो जो DDC में बात रखी थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैंने कोई चोरी छुपे नहीं किया था। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी कुछ लाइक माइंडेड जो सेकुलर पार्टीज़ है उनके साथ हमने डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को अलाउ किया है, क्योंकि ये इतना बड़ा चुनाव इन्होंने डाल दिया 280 सेगमेंट्स का। कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर हम गिव एंड टेक कर सकते हैं, जहां उनका कैंडिडेट अच्छा है जीत सकता है, जहां हमारा कैंडिडेट है जीत सकता है, एक दूसरे को मदद करें। उसको तो उन्होंने नेशन लेवल बना दिया, लोकल लेवल के चुनाव को। मगर आज हमने अभी तक सवाल नहीं खड़ा किया है कि उसी गैंग को, उसी अलगाववाद को, दूसरे लैंग्वेज बोलने वालों को, तो फिर आज आपने देश के सर्वप्रिय उसमें इंस्टीट्यूशन में कैसे बुलाया? आज वो दूर के दुल्हे कैसे हो गए? जी। तो ये वो करते हैं। हम तो आगे भी कहेंगे कि कल जैसा वहाँ अच्छा वातावरण, वहाँ तो कल बीजेपी और कांग्रेस में भी कोई ज़्यादा तनातनी नहीं थी, और ये जो रीजनल पार्टीज़ और नेशनल पार्टीज़ में भी कोई नहीं, जिस स्मूथ तरीके से सब ने अपनी बात रखी है। तो मुझे लगा वो एटमॉस्फेयर हमें स्टेट में भी क्रिएट करना चाहिए। जी मीर साहब, ये कितनी सदाकत है, इसमें कितनी सच्चाई है कि आपको हल्का सा एश्योरेंस ज़रूर मिल गया है कि इलेक्शन से पहले आपको, यानी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, यानी पूरे 14 के 14 सदस्यों को एश्योरेंस मिला है? नहीं, काफ़ी, चूँकि ऐसे सीधे नहीं कहा गया, मगर जिस वे में पहले होम मिनिस्टर ने, जब सारे लोगों ने बोला, और सिट्रस और ख़ासकर बीजेपी के समर्थक वाले लोग जो थे वहाँ पर, कुछ वकील थे, कुछ बिजनेसमैन थे, कुछ सियासी वर्कर थे, जो उनकी बोली ही, उनकी ही उस पर चलते हैं। उन्होंने भी जब कहा तो होम मिनिस्टर ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर वचनबद्ध है कि हम स्टेट रेस्टोर करेंगे। 2 चीज़ों का आप गारंटी हमसे ले लीजिए, स्टेट रेस्टोरेशन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस को तेज़ी से आएंगे, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। ये 3 चीज़ें हमारी टॉप प्रायोरिटी है। जब टॉप प्रायोरिटी है तो टॉप प्रायोरिटी के मुताबिक ही उनको सीक्वेंस में फिर आगे चलना पड़ेगा। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और फिर ये भी बताया गया है कि आपने कहा था कि जैसे अनुकूल एटमॉस्फेयर होगा स्टेट विल बी रेस्टोर्ड। उसके लिए उनको उन्हीं का डाटा जो होम मिनिस्टर ने वहाँ ब्रीफिंग दी, उसी डाटे के मुताबिक कहा गया है कि जब ये डाटा आप पेश कर रहे हो, ये आपका सोच है, आपका इनपुट है, तो इससे बेहतर आज तक जम्मू कश्मीर को अनुकूल हुआ ही नहीं। देन अगर आपके पिछले फैसले इस अनुकूलता को मदद कर गए तो देन गिव द स्टेट बैक। ये सबको सदमा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को सदमा है। अकेला एक डोगरा स्टेट थी, उसको आपने बाइफरकेट किया, डिवाइड किया, और सारी चीज़ें, इख्तियारात हमसे छीन लिए। अब इसको वापस कर लीजिए ताकि लोगों को एक एतमाद मिल जाए। मीर साहब, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि डेडलॉक बना हुआ था पॉलिटिकल प्रोसेस को लेकर के 5 अगस्त 2019 के बाद से, और फिर एक द्वार खोला जाता है, गेट खोला जाता है कि आप आइए बातचीत कीजिए। ऐसे मौके पे ठीक पहले ये कहना कि पाकिस्तान से भी बातचीत हो, ये कितना उचित है? क्या आपको नहीं लगता है इससे चीज़ें हैम्पर्ड होती हैं? इससे चीज़ें हैम्पर्ड होती है, यानी जो प्रोसेस शुरू किया जाता है उसमें अड़चन आती है। तो कुदरती बात है। देखो, जब हम, ये हमारा मानना है, हमारी हाईएस्ट लेवल तक जब बात हुई इस पार्टिसिपेशन को लेकर, तो कांग्रेस चूँकि नेशनल पर्सपेक्टिव में और मुल्की नज़रिए से देखता है, हमने तो इसीलिए ये तय किया है, चाहे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है हमारी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की, हमारी और मोदी साहब के तौर तरीक़ों की, मगर फिर भी एक इंस्टीट्यूशन, इससे ऊपर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, जब वो इस तरह का आउटरीच करता है, वी शुड रिस्पॉन्ड।
क्योंकि कांग्रेस की हमेशा नीति रही है 70 साल में, जहां कहीं कन्फ्लिक्ट है, जहां कहीं डिस्प्यूट है, उसको बातचीत के रास्ते से हल किया जाए। तो देयरफॉर इस वक्त अगर हम इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा कि जब हम पावर में हो तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे चलाए, आज हम पावर में नहीं तो वी विल नॉट रिस्पॉन्ड। उसी स्पिरिट के तहत में हम गए भी, और बल्कि कांग्रेस पार्टी ही वहाँ पर थी कि जिसने सबसे पहले सारी प्रेजेंटेशन भी दी और सजेस्टिव पॉइंट्स भी सामने रखे, जिसके आसपास ही फिर सारे लीडरों ने उस पर सर्वसहमति की ओर बातें रखी। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।